लाइव करिए, लाइव करिए। चले यार, काम शुरू करते हैं। हाँ, कोई होमवर्क था क्या? जब होमवर्क नहीं था तो क्या होता होमवर्क? पूरा लेक्चर रिवाइज करके आना। करके आए हो? हेडिंग एफवीडी थी ना? चलो उसी पे काम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग एफबीडी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपको केवल वो फोर्सेस बॉडी या सिस्टम में लेने हैं जो बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम आ रहे हैं। अब मेरी बात समझ गए ना? सिस्टम सराउंडिंग पे क्या फोर्स लगा रहा है इससे मतलब नहीं है। हमको यह देखना है कि बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम ये कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं। तो यहां पे पहला एक पॉइंट आ जाता है, कंसीडर ऑल फोर्सेस या कंसीडर ओनली दोज फोर्सेस। ये सही है। which surrounding applies to system। मतलब बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है। ये लेक्चर को लाइव करिएगा और अर्जुना वन के ग्रुप में जरूर इसका लिंक भेज दीजिएगा। कितना हो गया? अब देखिए कौन कौन से केसेस आते हैं। केसेस यार इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम बहुत फंडामेंटल लेवल पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक अगर हमने ग्राउंड पे रखा है और ये रेस्ट पर है। बहुत सबसे आसान केस है, इससे आसान केस हो ही नहीं सकता। ब्लॉक का मास क्या है? m। अब इसमें हम लोग नॉर्मली कौन कौन से फोर्स बोलते हैं? एक mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन।
सही तरीका क्या होता है, सिस्टम बाउंड्री मेथड आप मानो तो हमने जिस ब्लॉक को देखना है उसको एक सिस्टम में बंद कर लो। अब ये हो गया हमारा सिस्टम, बाकी चीजें क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, इतना बनाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं खाली। अब आपको वो फोर्सेस देखने हैं जो सराउंडिंग सिस्टम पर अप्लाई कर रही है, राइट। पहला फोर्स कौन सा सराउंडिंग लगा रही है सिस्टम पे, बताना जरा। mg। ये सिस्टम नहीं लगा रहा है, सराउंडिंग लगा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अगर ना हो तो क्या mg का फोर्स लगेगा, नहीं लग सकता ना। आप बात समझ गए। तो ये लगाया पहला फोर्स जो सराउंडिंग ने सिस्टम को दिया। दूसरा फोर्स ये भी सराउंडिंग ने ही सिस्टम पे लगाया। पूछा ना करो, आ जाए करो। सराउंडिंग क्या है, ये ग्राउंड। ये ग्राउंड इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन दे रही है। ये दोनों फोर्स बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम है। समझ के बाद, ब्लॉक ने इन दोनों में कोई भी फोर्स नहीं लगाया। क्लियर है, समझ गए कहानी। अच्छा, फिर देखो क्या बात आई। अब हमको ये देखना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है। तो अगर ये रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। तो यहां पे आप फोर्स का डायग्राम बनाते हो, ये जिसमें ये वाला जो पॉइंट होता है, ये मैं लिखूंगा नहीं लेकिन अभी लिख के बता रहा हूं। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। आप ऐसे भी मत बनाना, केवल 2 लाइन खींच देना और ये अंडरस्टूड है कि जहां पे इंटरसेक्शन है वो क्या है, बॉडी का सीएम, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास में एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। देखिए जितने भी फोर्सेस होते हैं ये सारे कहां कंसीडर किए जाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। समझ गए बात को। एक्सीलरेशन है नहीं। अब एक्सीलरेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो दोनों फोर्सेस हैं उसको बैलेंस कर दोगे। तो ये सबसे आसान इक्वेशन हम लोग लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। समझ गए बात, कर लो काम। इससे आसान केस नहीं हो सकता कोई। हो गया। हाँ देखो, तुम्ही को कॉल कर रहा था। रिकॉर्डिंग पे भी ले लो। हो गया ये। अच्छा, अब इसमें कुछ और काम करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन तो दिखाना नहीं है, तो बिना फ्रिक्शन के जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमने एक F का फोर्स लगा दिया, ये मान लीजिए 10 न्यूटन का है। बिल्कुल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो बहुत मजा आएगा करने में। तो एक डिब्बा लिया, बनाते चलो मेरे साथ साथ। एक डिब्बा लिया, डिब्बा था मान लीजिए 2 kg का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। हमसे कहा कितना एक्सेलरेशन है, जवाब सबके पास तैयार है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। लेकिन इसको फ्री बॉडी डायग्राम से देखोगे, क्योंकि हमें एफबीडी की प्रैक्टिस करनी है। तो वैसे तो अभी मैं अलग अलग बना रहा हूं, नॉर्मली जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो सब यही बन जाता है। एक काम करते हैं, जैसा करना है वही काम करूंगा, यहीं पे सब दिखाता हूं। इसका ये क्या हो गया डाउनवर्ड में, mg, m यानी 2g, और ये क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या लगा, फोर्स। पहली इक्वेशन क्या टकराई, n इज इक्वल टू 2g यानी कि 20 न्यूटन। किसी ने अभी तो पूछा हो सकता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, तो वो कितना आ गया, 20 न्यूटन। क्या हुआ, क्या समस्या। तो n क्या हो गया 2g, ये क्या हो गया 20 न्यूटन। ठीक है। पारस का नंबर किसी के पास हो तो उसको धीरे से कॉल करके, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी बात हुई है, उसको धीरे से कॉल करके बोल दो कि लाइव नहीं होगा लेकिन क्लास खत्म होते ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा।
कह दो इनके नेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, बोल दो उसको। हाँ, क्योंकि फिर वो ये सोचेगी ना कि मैंने कहा भी था सर से, मेरी बात भी हुई, फिर भी सर ने नहीं कराया। उसको ये थोड़ी ना पता है कि यहाँ नेट ही नहीं चल रहा था। अब ये जो फोर्स लग रहा है, देखो इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है ना, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, राइट। तो इसको अपोज करने वाला कोई नहीं, तो जो एक्सेलरेशन आएगा इसी की वजह से आएगा। तो फिर हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया, F इज इक्वल टू एम ए। तो F कितना है 10, M कितना है 2, A कितना है A, तो A कितना आ गया, चलो तुरंत लिखो इसको फटाफट। अब इसी में एक फोर्स और बढ़ा लूंगा, बता दिए। आज कुछ यहां वाले भी एब्सेंट है क्या, सब आए हैं, ठीक हो गया, ये लिख गया। तीसरा केस समझो, एक फोर्स और बढ़ाया, 4 kg की बॉडी, ये F1 लगा 10 न्यूटन का, F2 लगा मान लो 6 न्यूटन का। अब आपसे पूछा एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या बनाया mg। 4g समझ गए, 4g समझ गए, mg है ये, mg यानी 40 न्यूटन, समझ गए कि नहीं। हाँ, न्यूटन को एनटी लिख रहा हूं, नहीं थोड़ी देर में तुम एनएन काट दोगे यहां पे, पता है मैं तुम्हें बुद्धि। तो अब देखो क्या लिखा तुमने, बहुत ध्यान से देखना। तुमने पहली इक्वेशन क्या लिखी, तुमने पहली इक्वेशन लिखी n इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक। और अगर मैं टी ना लिखता, तो आप ऐसे कुछ लोग इतने समझदार हैं, सर देखो n से n कट गया, 1 बराबर 40, सही है कि नहीं, कहा दीदी, अरे बताओ, अरे तुमसे पूछ रहा हूं, मुंह में पेन क्या घुसा रही हो, हाँ नहीं सही है, क्यों, ये तो प्रूव हो रहा है ना, समझ गए कि नहीं। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा, अब एक राइट साइड फोर्स है, एक लेफ्ट साइड फोर्स है। अब क्या करोगे, जो बड़ा फोर्स है उसी की तरफ रिजल्टेंट में एक्सेलरेशन आएगा। हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन रिजल्ट इन, हेलो, हाँ आगे, एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है भैया, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, ठीक। तो अभी ध्यान से सुनो, तो एक राइट साइड फोर्स है, तो ऐसे दिखा दो, एक राइट साइड फोर्स है 10 न्यूटन का, एक लेफ्ट साइड फोर्स है कितना 6 न्यूटन का। जोड़ेंगे या घटेंगे रिजल्टेंट के लिए, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4a। अरे ये तो 4 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्या समझ आया। चलो बनाओ, तेजी से बनाते रहो, बहुत तेज, बहुत सारे केसेस करवा देंगे फटाफट वाले। हो गया, डन डन डन, चले आगे, मुन्नीलाल चले आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चले फिर, स्पीड पकड़े रहिए, बिल्कुल रॉकेट बन के लिखते रहिए। चले फिर, ये कौन सा नंबर है, पांच केजी का ब्लॉक, कुछ ऐसा आया फोर्स, ठीक, 60 डिग्री के एंगल पर, कितने न्यूटन का,
50। चलो दिया। यहां पे दो चीजें निकालनी, पता है क्या क्या? एक आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एक आपको एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है, राइट? हम ही करा रहे हैं, अभी आपको करने की जरूरत नहीं, पहले सवाल लिख लो। अभी सारे हम ही करेंगे, उसके बाद तुमसे करवाएंगे। हो गया? अब देखो ये फोर्स है, ये इंक्लाइंड पे लग रहा है, ठीक? इसके दो कंपोनेंट कर लो। देखो इसी को आप कैसे बना सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे लिखता हूं। एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, एक कंपोनेंट सामने जाएगा। अच्छा तो जो सामने जाएगा वो क्या होगा? 50, जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो 50 कॉस 60 यानी कि 25 न्यूटन। 50 साइन 60 तो 50 इंटू √3/2, बाद में लिख दूंगा, ठीक है? यानी कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने तो यहां छोटा किया, 25√3, ठीक है? दिख रहा है? ये दिख रहा है? ओके। अब सुनना, ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा, मैं ब्लॉक पे ही बना रहा हूं सीधे। एक फोर्स आया mg 5g, एक फोर्स आया नॉर्मल रिएक्शन, ये दो तो लगने ही लगने। भाई साहब एक ये भी आ रहा है, आ रहा है ना भाई? ये लग रहा है ब्लॉक पे इंक्लाइंड में, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर से ही तो मानोगे, नीचे एरो है ना, ऊपर से नीचे दिखा रहा है, तो क्या माना तुमने? ऐसे माना। कितना माना? 25 ये समझ आएगी नहीं पहले बताओ? क्लियर है? और या तो अलग से एरो बना दो या यहीं पर देखो, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये हुआ कि यहीं पर एरो बना दो, ये ज्यादा अच्छा होता है। समझ गए भाई? दो एरो दो फोर्स, क्लियर है बात? पर तो ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना भाई? और हॉरिजॉन्टल में क्या दिख रहा है? 25 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में दिखा 25 न्यूटन। इक्वेशन पे देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन ध्यान से देखना। पहली, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 5g प्लस 25√3, 50 प्लस 25√3, जो भी आए मतलब तुम समझ जाओ ये आंसर है। और नहीं तो 25 कॉमन ले लो, 2 प्लस √3, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई, राइट? ये समझ गया ना? 25 कॉमन लेके 2 कैसे आया? 2 इंटू 25 लिख सकते हो ना, तो 25 कॉमन ले लिया, 2 बच गया, नॉर्मल ही आ गया आपके सामने। अब बारी आई किसकी? एक्सेलरेशन की। अब ये बताओ, हॉरिजॉन्टल में क्या मिल रहा है तुमको? फोर्स 25 न्यूटन मिल रहा है, तो आप सीधे सीधे इक्वेशन लगा दो कि यही जो 25 न्यूटन का फोर्स है, इसी की वजह से क्या आएगा? एक्सीलरेशन। यही 25 न्यूटन का फोर्स है, इसकी वजह से क्या आएगा? एक्सीलरेशन, ठीक है? तो क्या लिखोगे? 25 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो ए कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया सबको? सबको? बस कंपोनेंट लिए मैंने फोर्स को, और कुछ नया काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने फोर्सेस के कंपोनेंट लिए हैं और मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया। हो गया? कोई शक नहीं?
चले आगे। देखिए, हम किसी भी केस में फ्रिक्शन नहीं ले सकते, थोड़ा ये बात फोकस करनी पड़ेगी हमको। बेटा जल्दी लिखो, इतना समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे केसेस कराने, या तो मैं केस कम कर दूं कहो तो। मैंने कहा मेरे साथ साथ लिखने की आदत डाल लो। हो गया? नहीं, सारे पीछे वाले बैच एक टाइम ऐसा आएगा तुमको क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, सच बता रहा हूं। ये कौन सा नंबर आएगा अब? कितना? 5। ये आया थीटा, पहले जनरल केस, और फ्रिक्शन कहीं नहीं है, तो हमने एक डब्बा जिसका मास m था, हमने लाके इसको छोड़ दिया। ठीक, ध्यान से समझना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। देखो जो mg है वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी को तो वरदान मिला हुआ है ना बेटा ब्रह्मा जी से कि वो तो वर्टिकली आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके आपको करने पड़ेंगे दो कंपोनेंट, इसमें आपको करने पड़ेंगे इसके दो कंपोनेंट जो आपके काम आने वाले हैं। पहला कंपोनेंट होता है प्लेन के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। वेक्टर में यही इसी तरह के तो दो कंपोनेंट पढ़े थे। ठीक बात, ध्यान से सीखो। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला क्या होगा? एक बार बता दूंगा तो रट जाएगा, बस जज पहले तुम्हें करना है। दिस इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये थीटा ही होगा, वजह मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस लाइन से कंपेयर कर लो, देखना अभी कुछ दिखाता हूं। ये वाली लाइन थोड़ा सा और बड़ी कर दो, ये और बड़ा कर दो, तो एक बात बताओ, क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? होगा? बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बेटा दिखने लगा, बहुत ध्यान से देखते रहना, इधर ही बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये कितना एंगल हुआ? ये वाला कितना हुआ? जल्दी बोलो। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। अब देखो ये पूरा कितना है? 90। 90 माइनस थीटा निकल गया ना? निकल गया नहीं निकल गया? तो 90 माइनस थीटा निकल गया तो बचेगा क्या? अब मेरी बात समझ आ गई? तो अब इसको सिमेट्रिकल सिस्टम मानते हुए इसको बिल्कुल दिमाग में अपनी फिगर को सेट कर लेना कि अगर ये थीटा है तो इधर से थीटा ही होगा। ठीक, या अगर मान लो कभी कभी ऐसे फिगर मिल जाए, दोनों साइड से ले लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, देखना अभी सेम चीजें आएंगी। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए ना कि सर अगर दूसरे साइड से फिगर आई तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जैसे काम कर रहे हो वैसे करते रहो। देखो, क्या हम यहां पे mg ये लिख सकते हैं? जैसा ये वैसा वो, सही बोला? अब जैसा ये थीटा, देखो फिर मैं डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के क्या लगा दिया? थीटा। अब सुनो, एक एक जगह काम करते हैं। हाँ भाई, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। अबे जिधर का थीटा उधर का, समझे नहीं आता है। समझ गए? तो दूसरा वाला ऐसे ही पढ़ना अच्छा लगता हमें लग रहा है। क्या है मतलब? एक इंसान शांतिपूर्वक पढ़ा रहा है तो नहीं, मजा नहीं आया। एक इंसान शांति के साथ पढ़ा रहा है, तुमको तो नहीं समझ आया है? शांति भगा दे? नहीं यार, हम शांति के साथ ही ये हो गया, हम शांति के साथ पढ़ाएंगे, बाकी तुम्हारी महिमा श्रद्धा तुम समझो। हमें खाली शांति चाहिए। कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, पता लगा घर पहुंच गया धीरे से। रितेश गुस्सा हो गया, सर अभी तक तो मुन्नी लाल करते थे, अब शांति आ गई। कोई बात नहीं, पहले तो क्या है समझ आया? जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो दूसरा वाला साइन। समझ गए?
बना लो, स्पीड पे बनाओ, काम करो। बन गया, एक नंबर, क्या बात है। तब तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में एक बात हमेशा याद रखो, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। क्या बोला? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। समझ गए भाई? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या बात याद रखनी है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो आइए नॉर्मल रिएक्शन को लगाया जाए। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहां पे लगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर भी लगा, इधर भी लगा। ठीक है, समझ गए? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फोर्स के जब दो कंपोनेंट हम कर चुके हैं तो इस फोर्स का कोई भी काम नहीं है, इस फोर्स का कोई भी काम नहीं है? ठीक है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अच्छा बताओ, क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहा है? ये जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा? नीचे की तरफ। क्या बात समझ में आई? बोलो बेटा, समझ गए नहीं? अच्छा, सुनते रहना। क्या नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे? क्यों ऐसा बोला? इसलिए ऐसा बोला क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर हमें कोई भी मोशन नहीं दिख रहा है, और ऐसा केवल तभी संभव है जब प्लेन के परपेंडिकुलर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे बैलेंस हो। क्या मेरी बात आई समझ में? बेटा तुम्हें आया? नहीं आया ना? चेहरा पढ़ लिया तुम्हारा मैंने। क्या नहीं आया बताओ, क्या दिक्कत है? यही वाला नहीं, ये समझ आया कि यहां नॉर्मल बना है, ये mg cos थीटा बना है। थोड़ा तेज बोलो, ये नहीं समझ आया? यही वाला ना, ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? नॉर्मल के बारे में मैंने क्या कहा, एक बात याद रखना कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। ठीक है, अब ध्यान देना, कॉन्टेक्ट सरफेस इस तरह से है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऊपर ही मिलेगा, तो मैंने ऊपर लगा दिया। अब बोलो, बात समझ आई? ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, जिसको भी जरा भी तकलीफ है तुरंत लिख लेना ये, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां नहीं, बहुत जगह अभी तुम्हारे सामने आने वाला है। राइट? अभी हम सीढ़ी वीडी वाले सवाल करेंगे तो समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम का है ये लिख लो, ये लाइन इवन सभी लोग लिख लो, कोई बुराई नहीं है इसमें। हो गया? चले आगे, ध्यान से सुनना भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब तुम ध्यान दो, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। जब इधर कोई मोशन नहीं है तो ये बाहर वाला फोर्स और अंदर वाला फोर्स कैसे होंगे? बैलेंस। भाई मोशन नहीं है तो फोर्सेस बैलेंस ही होंगे। तो मैंने पहली इक्वेशन क्या लिख दी अपनी? मैंने पहली इक्वेशन लिखी n इज इक्वल टू mg cos थीटा। राइट? तो यहां से एक बात समझ में आई कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमेशा mg के बराबर नहीं होती। केस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन mg है या mg के किसी कंपोनेंट के बराबर है। समझ गए बात? क्लियर है? देखो, ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा mg से छोटा ही होगा, ये भी नहीं कह सकते हमेशा mg से बड़ा होगा। ये सब डिपेंड करता है केस पे। देखो ना, एक नॉर्मल रिएक्शन mg से बड़ा भी तो मिला था हमको, ध्यान दो, ये mg तो था कि नहीं था? उसमें जुड़ रहा था 25, ये देखो, ये mg था ना, इसमें ऐड हुआ है 25√3, तो इसका मतलब यहां पे जो नॉर्मल है वो mg से बड़ा है। तो नॉर्मल mg के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको सिचुएशन क्या दी है। तो इसलिए कोई रटना नहीं भाई, मेरी बात समझ गए?
हाँ ध्यान रखना, बस छोटी छोटी बातें हैं। खैर, ये केस क्लियर हो गया इतना? नहीं, अभी तो एक्सेलरेशन आना है ना। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा जीवित प्राणी जिसको दिक्कत हो? क्लियर है सबको भाई? चले फिर आगे। बहुत बढ़िया। आज बुधवार है, आया कि नहीं? धीरू 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 कहा है? नहीं आया ना? कल आया था, मंडे आया था, फिजिक्स पढ़ा था वो। मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि सर मेरी तबीयत खराब है, रिपोर्टें मेरे पास आ रही हैं। वाह, खैर उनकी मर्जी। देखिए, कोई अपनी नाव में छेद करके बैठा हो ना, तो हम जाके वहां दूसरा छेद बना देते हैं कि बेटा और जल्दी चले जाओ, काहे तड़प रहे हो। क्या ये समझ आया? एक्सीलरेशन की दिशा में इकलौता फोर्स मिल रहा है mg साइन थीटा मिल रहा है, तो इसी की वजह से फोर्स आया, सॉरी इसी की वजह से एक्सीलरेशन आया। हमने लिख दिया, समझ गए कि नहीं? अब हमने देखो बेटा क्या किया, यम से यम काट दिया। किससे क्या काटा? यम से यम काटा, और ए की वैल्यू निकाली जी साइन थीटा। इसको एक रिजल्ट की तरह याद कर लेना कि अगर एक ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस है, इंक्लाइन, कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या एक्सेलरेशन मिलेगा? जी साइन थीटा। क्लियर? ध्यान रखना ये चीज। समझ आ रहा भाई? अब थोड़ा सा इसको भी कठिन करूंगा, ठीक है? इसमें दो फोर्सेस लगने वाले, बड़ा मजा आएगा। हो गया ये? अगला नंबर क्या है? नंबर गिने रहना, 6। अब एक ही सरफेस पे काम करेंगे, ठीक है? अब ये लिया हमने 30 डिग्री, 4 kg। बेटा बहुत बढ़िया केस तुमको पकड़ा दिए हैं हम। अब इसमें एक्सेलरेशन बताना है, अभी हम ही कर रहे हैं, सारे हम ही लगाएंगे, बस तुम देखते चलो, सीखते चलो, नोट करते चलो, ठीक? काम पे लगे? यहीं पे देखो निपटाएंगे अब इस सवाल को। ये लगाया 4g साइन 30, ये लगाया 4g। पहले बताओ, हमने डायरेक्ट लिखा, तुमको समझ आया? बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इसके बराबर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिसमें शक नहीं है वो काम पहले हो जाए तो अच्छा है, ठीक? किसी जीवित प्राणी ने अगर पूछ लिया होता कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो मैं उसको जवाब देता 40 इंटू √3/2 यानी 20√3। क्या बात समझ आई? क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन तो ये आ गया, ठीक? दीदी एक बात बताओ, हमने नॉर्मल का n इस वाले n से काट दिया? नहीं कटेगा? पक्का? तब ठीक है, हो गया भैया, समझ गया ना? और ठीक हो? पहली क्वेश्चन क्लियर है? अब जरा इस पे फोकस कर लेना, वो भी पेन रख के। अब कह रहा हूं मत लिखना, यहां तक लिख लो पहले। हो गया? अरे हुआ, वेरी गुड। तो अब यहां पे रोक देना भैया, अब लिखना बंद करके जरा इसको समझ लो।
अब तुम देखो यहां पे तीन फोर्सेस दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक दिख रहा है 20, एक दिख रहा है 40 साइन 30 और एक दिख रहा है 10। तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन आपको निकालना है, राइट? सबसे पहले सारे फोर्सेस की वैल्यू रखो। ये 20 ऊपर की तरफ है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, कभी जब फंस जाना, जिस ट्रैक पर ब्लॉक चलेगा वो ट्रैक बना देना, कुछ नहीं करोगे, ये है वही फिगर। mg नहीं है, 4g है। क्यों बना रहे हो यार, छोड़ो हटाओ, यहीं पे करेंगे। जितने ज्यादा तरीके बताऊंगा ना उतना कंफ्यूजन भी तो होता है दिमाग में, वही नहीं चाहिए। अब देखो ऊपर की तरफ ऐसे एक लाइन बना लो तुम, ठीक है? ऊपर की तरफ कितना फोर्स दिख रहा है? 20 दिखा। नीचे की तरफ कितना दिख रहा है? 4g साइन 30। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 20 तो आया, तो 20 न्यूटन एक और मिला। एक और मिला बाबू तुमको नीचे की तरफ, क्या मिला? ये पॉइंट डाल देना, यहीं से सब ऊपर नीचे फोर्सेस बने, मान लो 10। तो भैया क्या रिजल्टेंट आया? 20 कट गया, नीचे कितना आया? 10। तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो गया? अब इसको सम्मान देने के लिए तुम एक लाइन खींच लो ऐसे, उसका हालांकि कोई काम नहीं है, ये नॉर्मल वाली है। तो क्या लिखोगे आप? पूरा लिखो क्या? 20 ऊपर, ध्यान से समझना, 20 या छोड़ो, 10 प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू m। m कितना था? 4a। कितना आ जाएगा कट पिटा के? 4a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म कहानी। कुल मिला के तुमको रिजल्टेंट फोर्स देखना है, आप समझ गए ना? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं एक बार? कुछ कहना है बोलो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जब तक स्पेशली ना कहे तब तक करने की जरूरत नहीं। वो एक्सीलरेशन ही पूछेगा, जबरदस्ती माइनस क्यों लगाओगे? मैंने क्या काम किया, ये डब्बा रखा था, इधर से 20 लग रहा था, उधर से 10 लग रहा था। मैंने डब्बे के जो वेट है mg, उसके दो कंपोनेंट लिख दिए, mg साइन 30, mg कॉस 30। अब इस लाइन पे ये तो बैलेंस हो गया नॉर्मल से, इस लाइन पर फोर्सेस को देखना है। तो मैंने क्या किया, वैसे ही इसी का एक परपेंडिकुलर ऐसे मान के उधर बना दिया, ठीक? और ये वाली लाइन पे फोर्सेस दिखा दिए, किधर? 20, ये 20 लग रहा था ऊपर, मैंने उधर 20 बना दिया, देखा आपने? ये 10 लग रहा था नीचे, मैंने 10 बना दिया। ये नीचे लग रहा था 4g साइन 30 यानी 20 न्यूटन, वो नीचे बन गया। रिजल्टेंट फोर्स के लिए नीचे वाला जोड़ दिया और ऊपर वाला देख लिया, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दिया, तो 10 प्लस 20 नीचे वाले का नेट आ गया था, 10 प्लस 20 और माइनस ऊपर वाला, कितना आ गया? नेट फोर्स यानी 4a। समझ गए? इसको काट पीट के एक्सीलरेशन निकाल दिया। हमेशा याद रखिएगा, एक्सीलरेशन नेट रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आता है, समझ गए ना? तो हमें नेट फोर्स चाहिए, क्योंकि वही एक्सीलरेशन को जनरेट करेगा। अगर किसी कारण से नेट फोर्स 0 हो जाता तो यहां एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती। समझ गए बात? जैसे अगर ऊपर वाला फोर्स 20 ना होके 30 लगा देता मैं, समझो, मान लीजिए ऊपर वाला फोर्स 20 न्यूटन ना लेता, कितना लेता? 30। तब यहां पे रिजल्टेंट क्या हो जाता? 0 होता कि नहीं होता? तो 0 रिजल्टेंट की वजह से एक्सीलरेशन क्या निकल के आता? बोलो, 0। फोर्स लग रहे हैं, केवल ये काफी नहीं है बॉडी में एक्सीलरेशन लाने के लिए। फोर्स लग रहा है और उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये देखना होता है। क्या बात समझ गए? चलिए बना लो, लिख लो, लिख लियो, एक नंबर। अब इतना आइडिया तो लगा तुमको एफबीडी का, ऐसे तो हम बढ़ते चले जाएंगे, पुली उली में पहुंच जाएंगे, अभी नहीं करना है। तो एफबीडी का बेसिक आइडिया तो आ ही गया हम लोगों को, ठीक है? अच्छा, तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, राइट? और न्यूटन सेकेंड लॉ का जो फुल वर्जन था वो आपने देखा,
कि अगर हम वेरिएबल मास में भी डील कर रहे हैं तब भी न्यूटन सेकंड लॉ बड़े आराम से लगेगा, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। अब v के बारे में एक बात समझ लेना, ये v होता है रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने शायद उस समय बोला भी होगा, ये v होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो न्यूटन का पहला रूल हो गया था अपना, दूसरा हो गया था, अभी कौन सा बचा? तीसरा। लिखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन लॉ होता क्या है? जब भी हम कहीं पर भी कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का रिएक्शन भी उसी सिस्टम में जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं दीवार पर ऐसे हाथ मारता हूं, इस तरह से ये आया, तो मेरे हाथ पे भी इंपैक्ट आए। तो बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जांपल है ना। हम क्या कहते हैं, जितनी कस के हम दीवार पे मारेंगे दीवार भी हमें उतनी कस के मार देती है। क्यों? क्योंकि यही एक्शन रिएक्शन का लॉ है, राइट। बट ये याद रखना कि ये केवल रियल फोर्सेस के लिए वैलिड है। अब आप कहोगे सर ये कहां से कौन सा वर्ड आ गया? देखिए, फोर्स भी दो तरह के होते हैं। पहले मैंने दो तरह के कौन से बताए थे? फील्ड फोर्स था और कॉन्टैक्ट फोर्स था। वो कहानी अलग हो गई। अब अभी दो अलग टाइप के फोर्सेस बता रहा हूं। एक होता है रियल फोर्स, एक होता है वर्चुअल फोर्स। दोनों ही पढ़ते हुआ बहुत कायदे से, और मैं बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा भी। रियल फोर्स, जो फोर्सेस हम देख रहे हैं वो सारे फोर्सेस जिनको लगाने वाला एजेंट हमें मालूम है। क्या बोला? वो सारे फोर्सेस जिनको लगाने वाला एजेंट मालूम है। यानी अगर हमें पता है कि फोर्स कौन लगा रहा है तो वो फोर्स कहलाएगा रियल फोर्स। जैसे ग्रेविटी है, पता है अर्थ लगाती है। रस्सी आप खींचते हो तो रस्सी का टेंशन है, पता है उधर कोई एजेंट है वो रस्सी खींच रहा है। ये सारे फोर्स रियल फोर्सेस होते हैं। वर्चुअल फोर्सेस वो होते हैं जिनको लगाने वाला एजेंट हमको मालूम ही नहीं होता कि कौन है, यानी कहां से फोर्स आया। फोर्स की फीलिंग आ गई, लगाया किसने ये नहीं मालूम। अब एग्जांपल भी समझ लो इसका। क्या होता है कि जैसे आप किसी बस में या कार में बैठते हैं और वो किसी टर्निंग पे आ जाती है, तो हम टर्निंग के अपोजिट बेंड हो जाते हैं कि नहीं? अब बेंड तो तभी होगा ना जब तुम्हारी बॉडी में फोर्स आया होगा, नहीं तो क्यों बेंड होगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई फोर्स की फीलिंग आई आपके अंदर, आप कहोगे यस सर फोर्स तो फील हुआ। फिर मैंने आपसे कहा किसने लगाया, आप क्या आंसर करोगे? बस ने लगाया? नहीं, बस तो आपके रिस्पेक्ट में रस पे ही है, तो बस तो नहीं लगा सकती। फिर कहां से आया? हवा ने लगाया? नहीं भाई, ये क्या बात हुई। तो एक्चुअली आप उस फोर्स को ये फील तो कर सकते हो कि फोर्स लगा, बट किसने लगाया ये तुम नहीं बता पाओगे। तो दैट इज अ वर्चुअल फोर्स, और इसी का नाम होता है स्यूडो फोर्स, अगर आपने सुना हो नाम। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स। वो बिल्कुल अलग एक टॉपिक है, पढ़ाऊंगा आपको, छोड़ूंगा नहीं। बट अभी रियल फोर्सेस की बात कर रहा हूं। न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये रियल फोर्सेस के द्वारा ही वैलिड होता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। न्यूटन्स थर्ड लॉ केवल रियल फोर्सेस फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बड़ा एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो दिस इज ऑल्सो एक्शन रिएक्शन पेयर। सन अगर अर्थ को खींच रहा है तो अर्थ भी उतना ही फोर्स सन को दे रही है। ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया। हम एक छोटा सा सिक्का अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर से छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं अर्थ उस पर mg लगा रही है, उतना ही mg वो सिक्का भी अर्थ को लगा रहा है। समझ आई बात?
और जिस दिन सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा उस दिन तुम्हें सिखा दूंगा कि अर्थ भी शिफ्ट होती है, लेकिन इतना कम होती है कि तुमको पता ही नहीं चलता। आई ना बात समझ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है। बताऊंगा आपको, समय आने पे बताऊंगा। तो कहने का मतलब जितने टाइप के रियल फोर्सेस हैं, हर फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो करेगा। समझ गए बात? ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। अब इसमें हम लोग दो मेन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक होता है टेंशन फोर्स। ये पेयर्ड फोर्सेस कहलाते हैं। एक और होता है फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स में मैंने लिखवाया था आपको शायद, ये नॉर्मल रिएक्शन भी लिखवाया था, टेंशन भी लिखवाया था, फ्रिक्शन भी लिखवाया था। ये सारे एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। अब आप कहोगे तो सर क्या ये वाले नहीं करते जो अभी आपने लगाए थे? करते हैं ये भी। अगर हमें एजेंट मालूम है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन लेगा वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप रखते हो दो चार्जेस, दो अगर सेम नेचर के हैं तो दोनों में इक्वल अपोजिट फोर्सेस दिखाते हो, या अगर अपोजिट नेचर के एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन दिखाते हो। तो एक को एक्शन बोलते हैं तो दूसरे क्या बोलते हैं? रिएक्शन ही तो बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हो, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, नाम सुने हो? इसको भी तो हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर ही बोलते हैं। अब मेरी बात समझ गए होंगे। जितने भी रियल फोर्सेस हैं वो सारे के सारे एक्शन रिएक्शन लॉ यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। लिखो जरा इसके बारे में एक लाइन। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। बस इतना ही लिख लो, बस आइडिया होना चाहिए, कोई डेफिनेशन थोड़ी लिखवाएगा तुमसे। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन, for each and every action there is a reaction. For each and every action there is a reaction. नेक्स्ट पॉइंट इसी में डालो। दिस लॉ मतलब कौन सा लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस लॉ only followed by, this law only followed by real forces. This law is लगा देना यार, इस छूट गया था बोलना। This law is only followed by Newton's third law। अबे this law is, law के बाद is, this law is only followed by न्यूटन ओनली फॉलोड बाय रियल फोर्सेस। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि वर्चुअल फोर्सेस के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस और सवाल किस तरह से देखने को मिलते हैं, तो आइए दो स्पेशल फोर्सेस के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहले तो एग्जांपल लिख लेते हैं कौन कौन से जनरल हैं, और नहीं तो डायरेक्ट पढ़ो, कोई बुराई नहीं है। पहला लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ध्यान देना। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर पढ़ा रहा हूं तो कुछ बढ़िया एग्जांपल भी कराऊंगा यहीं पे आपको। ठीक है, पहली बात, कैसा फोर्स होगा? कांटेक्ट फोर्स। ठीक, दूसरी बात, कब लगेगा? ठीक, कब लगेगा? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे और म्यूचुअली एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। केवल कांटेक्ट का होना नॉर्मल रिएक्शन की वजह नहीं होता। कब लगेगा? जब टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट and are applied mutual forces।
फोर्सेस ही लिख देता हूं, म्यूचुअल से कंफ्यूज हो गए। ऑन ईच अदर, ये कंडीशन जाननी जरूरी है आपकी। नॉर्मल रिएक्शन कब अप्लाई होगा, हम लोग कहते हैं जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, ऐसा हर जगह लिखा होता है। हमारी भाषा थोड़ी पलट जाती है यहां पे। हम क्या बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो फोर्सेस जब कांटेक्ट में हो तब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं भैया। दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर जब तक फोर्स नहीं लगा रहे हो, कांटेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जब तक दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे हो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा, ये फैक्ट है। जब तक म्यूचुअली फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे दोनों में, नॉर्मल रिएक्शन नहीं बन सकता। फंडे क्लियर रखो एकदम। अब ये बात की वैलिडिटी मैं आपको अभी दिखाता हूं एक छोटे से और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से। दोनों ही बातें, एग्जाम्पल छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया है। क्या हुआ, एक हमारे पास बॉल थी और वो बॉल हम यहां ले आए, ऐसे लगा दिया, ठीक है। मैं तो डर ही गया था, ये लड़का यहां क्या कर रहा है। तुम लोग साले बुढ़े हो गए और कुछ नहीं अभी से। दो केसेस, और इन्हीं दो केसेस से आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, रस्सी की सहायता से हमने दो बॉल्स को सस्पेंड किया है। सरिया की सहायता से भी लटका सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरा मतलब। हाँ, रस्सी की सहायता से दो बॉल हमने लटका के रखी, राइट। ये दो बॉल्स हो गई। आपको ये बताना है कि किसमें नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, किसमें नहीं। अपनी फीलिंग बताइए। पहले तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कहां। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा हमेशा, क्या बोला मैंने, कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है और परपेंडिकुलर लगता है। ये बोला था, अभी यहां लिखा नहीं है, लेकिन बोली हुई बातें तो याद ही रखोगे, है ना। ये है कहानी। कांटेक्ट तो दोनों में है। क्या दोनों में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है, या दोनों में जीरो है, या एक में जीरो है एक में नॉन जीरो है? क्या जजमेंट है आपका? पहचानने का क्या तरीका है? देखो मैं आपको बताता हूं, समझ जाओगे तुम अभी। ये है डिब्बा। इस डिब्बे को हमने क्या किया, रुक जा बेटे, इस डिब्बे को क्या किया, ऐसे सपोर्ट में ले रखा है, राइट। अभी मैं हाथ हटाऊंगा तो ये किधर आया, पीछे। इसका मतलब ये नीचे आने की टेंडेंसी में था या पीछे आने की टेंडेंसी में था, तो ये मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि मेरे हाथ की वजह से तो रुका है। तो मेरे हाथ ने क्या कर रखा है, इसके फोर्स को एक नॉर्मल रिएक्शन देके बैलेंस कर रखा है, राइट। इधर आओ, अबे ऐसे खड़े हो पगले,
अबे टोपा नरेश इधर आओ, कुछ नहीं करना, तुम ऐसे लाओ अपना हाथ, इसको रोको, हाथ उंगली लाओ तुम आगे, कर रहा हूं, हाथ लाने की बात कर रहा हूं। इसको ऐसे रोको अभी, ठीक है। अब समझो, इसका जो वेट का, दीदी इधर देख लो, इसका जो वेट का और इधर लाओ भैया, और मेरे पास आओ, आज ही तो मौका मिला है ज्यादा ना हो बेटा, बस इतना ही बहुत है ना। तो क्या हुआ, अब इधर देख लो, इधर इसका वेट का कंपोनेंट जो यहां पे काम कर रहा है वो इसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि mg के हम लोगों ने दो कंपोनेंट किए थे, एक mg का cos थीटा, एक mg का sin थीटा। तो mg sin थीटा इस पे लग रहा होगा, अगर ये हाथ हटाएगा, अगर ये हाथ हटाएगा तो ये वापस आएगा। तो mg के sin थीटा को नॉर्मल रिएक्शन नहीं तो बैलेंस किया होगा। अब बेटा हाथ हटा लो, ये देखो वापस आया थोड़ा, मतलब इन्होंने क्या करे, तो ऐसे बिल्कुल लगा रखा था, इसको थोड़ा ऐसे समझो तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब एक काम करो, हाथ लाओ, ऐसे रखो इस बार, अब की ये सीन है, राइट। देखिए दोनों बॉडीज का कांटेक्ट तो अभी भी है, दोनों बॉडीज का, इधर दोनों बॉडीज का कांटेक्ट अभी भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, जरा हाथ हटाओ, हाथ हटाने पे कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी म्यूचुअल फोर्स नहीं होगा। अब मेरी बात समझ गए, बैठ जा। तो बार बार पूछ रहे जाए सर, जाए सर, पगला गया है क्या। अब मेरी बात समझ गए, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए केवल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, बॉडीज का म्यूचुअली फोर्स भी अप्लाई करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये वाला केस देखते हैं, मैंने दोनों हाथों से फोर्स लगा रखा है, हाथ हटाया तो हाथ इधर भगा, राइट। तो इसका मतलब दोनों हाथ बैलेंस क्यों है, एक दूसरे को नॉर्मल रिएक्शन दे रहे होंगे तभी बैलेंस है, सही कहा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं इस तरह से, तो अभी हाथ हटाऊंगा तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो अभी भी कांटेक्ट है, लेकिन इस केस में मैं बोलूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा। तो अब मेरी बात समझ आई, नॉर्मल रिएक्शन के लिए केवल कांटेक्ट होना ही पर्याप्त नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन तब लगेगा जब दो कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। समझ गए मेरी बात। तो यहां पे क्या क्या लिखा मैंने, कांटेक्ट फोर्स होता है जब दो सरफेसेस जो कि कांटेक्ट में है वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, हालांकि बोल तो चुका ही हूं कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब एक बात बताओ, यहां पे नॉर्मल किसी में जीरो होगा क्या, किस में होना चाहिए, सेकंड वाले में होना चाहिए, समझ गया ना। तो यहां पे दोनों के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। और यहां पे जो नॉर्मल है वो जीरो नहीं है, राइट। फील आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन पे कैसे सवाल आते हैं भाई साहब, ये देख लीजिए, बहुत रेयरेस्ट सवाल हैं जो मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको, बहुत रेयरेस्ट टू रेयर सवाल मिलेंगे ये वाले, बस जल्दी काम करो। हो गया, चले आगे, हो गया। बीडी बनाए नहीं, छोड़ो, एक ब्लॉक है, बहुत ध्यान से देखना, इससे कई बातें सीखोगे तुम इस सवाल से। दो ब्लॉक्स हैं एक के ऊपर एक 6 kg का है, एक 4 kg का है, राइट। और ग्रेविटी कंसीडर करनी है हमको,
नीचे से हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है। मेरे साथ साथ बना लीजिए, जहां जरूरत होगी मैं बोल दूंगा, मत लिखो, पहले समझ लो। बना लो। नीचे से 200 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, ठीक है। बस इतना ही सवाल है। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। लिख लो सवाल। फाइंड द, मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन फ्रेम में है ये। फाइंड द एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन तीन तरह से पूछेगा। या तो कहेगा एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, पहला तरीका, या कहेगा एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, दूसरा तरीका, या कहेगा एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक, तीसरा तरीका। तीनों आंसर सेम आएंगे। क्योंकि एक बात बताओ, अगर ये ऊपर जाएगा या मान लो नीचे भी आ रहा है तो साथ ही साथ ना। तो जितना 4 में एक्सीलरेशन मिलेगा उतना ही 6 में मिलेगा, और अगर सिस्टम की बात करेगा तो उतना ही दोनों को मिलेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। ठीक है, हम ही को करने देना। बहुत अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो अटेम्प्ट करना सवाल, वरना गलत करोगे उससे बढ़िया यहां सीख लो। एक हम बता देंगे, बाकी कर लोगे तुम। कभी भी इस तरह का सवाल आए जिसमें ये वर्टिकल मोशन है, तो लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं? ग्रेविटी मिस कर देते हैं। सीधे लिखते हैं सर देखो फोर्स लग रहा 200 न्यूटन का, ब्लॉक का टोटल मास हो गया 10 kg का, तो F इज इक्वल टू ma लगा दो, m ले लो 10। उनको लगता है सही हुआ, लेकिन भाई ग्रेविटी भी तो होगी, वर्टिकल मोशन है, ग्रेविटी मैंने बोला भी था कि ग्रेविटी को कंसीडर करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए देखिएगा सिस्टम बाउंड्री मेथड कितना यूजफुल होता है हमारे लिए। तो हमने क्या समझाया? हमने कहा भाई साहब एक काम करिए, पूरे को एक बाउंड्री में बंद कर दो और इसको बोलो सिस्टम। ये रहा, हमें इसकी बात करनी है। दिस सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या हो गया? 10 kg का। तो हमें अल्टीमेटली इस सिस्टम का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। नॉर्मल बाद में निकालूंगा, पहले एक्सेलरेशन। तो अब ये सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहा हूं, तो इस तरह के लाइन से मैंने कहा था बना लेना, और इसको बनाने के पीछे की कहानी समझ लो। ये ऐसे ही जनरल एक प्लस का साइन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा जो बातें बोलने जा रहा हूं। सबसे पहली लाइन वो बनाओगे जिस रास्ते पर यह ब्लॉक चल रहा है या चल सकता है। राइट? क्या बोला? सबसे पहली लाइन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए तुम कौन सी बनाओगे? जो इस सिस्टम के चलने का ट्रैक है, यानी जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता ही बनाओगे पहला, या जिस रास्ते पर यह चल सकता है वो बनाओगे। तो अभी कैसा जा रहा है? वर्टिकल। तो मैंने पहली लाइन खींच दी वर्टिकल, दूसरी लाइन खींचोगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमेशा अगर ये ब्लॉक तिरछा जा रहा होता किसी प्लेन पर तो मैं पहली लाइन ऐसे डालता, दूसरी उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उठा लेता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो? परपेंडिकुलर लाइन जो उसको दो बराबर भागों में बांट रही है। अब मैंने कहा था ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको क्या मानोगे? सेंटर ऑफ मास। सारे फोर्सेस यहीं दिखाने होते हैं। जैसे सबसे पहले पूरे सिस्टम का दिखा रहे हो ना, तो पूरे सिस्टम का मास कितना है? 10 kg। तो मैंने देखो तुम्हारी अच्छे के लिए एक काम कर डाला, लो ताकि तुम्हें क्लियरली नजर आए। मैंने लिखा मास ऑफ सिस्टम। समझ गया ना? ये पहली बार लिख रहा हूं और इसके बाद लिखूंगा भी नहीं। मास ऑफ सिस्टम इनटू जी, ये नीचे लगा mg, ऊपर की तरफ कोई फोर्स दिख रहा है?
कौन सा? 200 न्यूटन। और कोई फोर्स दिखेगा? यहां बीच में कुछ लगेगा? नॉर्मल लगेगा ना? सुनना अब ध्यान से, नॉर्मल लगेगा। बाउंड्री तुमने सिस्टम के लिए ये डाली है ना, नॉर्मल सिस्टम के अंदर लग रहा है, बाहर क्या किधर लग रहा है? तो ये इंटरनल फोर्स हुआ, और इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सीलरेशन में अपना योगदान नहीं देगा। याद है कल की बात, टब के अंदर बैठने को बोला था, कोई बैठा? कोई नहीं बैठा। बैठे थे क्या? नहीं। हाँ, लोटे में भी बैठ जाना। इधर आओ। तो ये बाउंड्री के इंटरनल फोर्स हुआ, और इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन में अपना योगदान नहीं देता। समझ गए बात? तो इसको जब भी सिस्टम के लिए बात कर रहे हो तो इंटरनल फोर्सेस आपको नहीं बनाने हैं। समझ गए मेरी बात? आई रिपीट, जब भी आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो तो इंटरनल फोर्सेस आपको नहीं बनाने। हां, अगर केवल एफबीडी बनाते 4 kg की तब दिखाता यहां पे नॉर्मल। अगर केवल एफबीडी बनाते 6 kg की तब दिखाता यहां पे नॉर्मल। अभी नहीं, और बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। फिलहाल किसकी एफबीडी है? सिस्टम की। तो हमने क्या लिखा था यहां, मान लो, चलो तुम्हारे लिए ये भी सही। एफबीडी ऑफ, अभी ठीक है? तो कंफ्यूजन में नहीं रहोगे तुम। अब एक्सेलरेशन किधर मान लिया हमने? ऊपर। देखो, मान लिया ऊपर, राइट। अगर माना हुआ सही है तो ये प्लस में आएगा, माना हुआ गलत है तो ये माइनस में आएगा। तो अपना डायरेक्शन पलट देना आंसर में, क्या दिक्कत है? चलिए देखते हैं। तो एक्सेलरेशन जानने के लिए हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला। अब एक्सेलरेशन ऊपर है तो मैं इसी को बड़ा मानूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 200 माइनस मास ऑफ सिस्टम क्या है? 10 है ना, मास पूछा है। मास ऑफ सिस्टम क्या है? 10। तो 10 इंटू जी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। काम हो गया हमारा। 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 ए कितना आएगा? एक्सीलरेशन आ गया। पहले तो यहां तक सवाल आया समझ में? बोलिए, इतना करो। हो गया? हो गया? अब देखो, किसी ने हमसे कहा कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए। हमने कहा ठीक है। वैसे मैं चाहे 4 kg की एफबीडी बनाऊं या 6 kg की नॉर्मल तो आ ही जाएगा, बट अभी सिखा रहा हूं तो मैं दोनों ब्लॉक्स की एफबीडी अलग अलग बना के दिखाने वाला हूं। ठीक है? यहां पे लिखने जा रहा हूं, क्या लिखूंगा? एफबीडी ऑफ फोर kg ब्लॉक, राइट। 4 kg ब्लॉक को बना रहे हो तो 4 kg के लिए ही काम करना है, पहले तो ये ध्यान रखना। अब ध्यान दो, 4 kg को ही केवल देख रहे हो तो इसके बाहर की हर चीज सराउंडिंग है। मेरी बात समझ गए? 4 kg को जब तुम केवल देख रहे हो तो इसके बाहर की हर चीज क्या है? सराउंडिंग। 4 kg में जो सबसे पहला फोर्स मुझे दिखाई दिया वो दिखा उसका खुद का mg दिखा, अर्थ तो लगा ही रही है ना। दूसरा, 4 kg वाले में नीचे वाले ब्लॉक के द्वारा यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसी का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाला नीचे वाले को देगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है कि नहीं? तो अब बोलो, नीचे वाले ब्लॉक के द्वारा 4 kg वाले ब्लॉक को ऊपर की दिशा में कौन सा फोर्स मिला? N, यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने क्या काम किया? नीचे वाले ब्लॉक के द्वारा ऊपर वाले ब्लॉक यानी 4 kg को N का नॉर्मल रिएक्शन मिला। क्या ये वाला फोर्स 4 kg पर अप्लाई हो रहा है?
डायरेक्टली नहीं लग रहा, ये फोर्स 6 kg पर लग रहा है और तभी 6 kg वाला 4 kg वाले को धक्का दे रहा है और तभी धक्का दिलवाने के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन आया है। आप समझ गए बात को? तो ये फोर्स इसके फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गए ना भैया? इतने में ही काम होगा। अब देखो, एक्सीलरेशन निकाल चुके हो, कितना आया था? वो तो दोनों में ही रहा होगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां कहीं लिख दी ऐसे मैंने, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख दो, काम 35 इसका हो चुका है। n माइनस 4g इज इक्वल टू 4a, तो n माइनस 40 इज इक्वल टू 40, तो n इज इक्वल टू 80 न्यूटन। a 10 था ना, तो a को जैसे ही 10 रखोगे 4a कितना हो जाएगा? 40। समझ गए नहीं समझ गए? क्या n का कैलकुलेशन आया समझ में? क्या क्या किया? एक तो 4g का खुद का mg बना दिया, 4g 6 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक को ऊपर धक्का दे रहा है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन। जो फोर्स ये लग रहा है ये डायरेक्टली 4 kg पे नहीं है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसी के होने की वजह से आया है, राइट? और जो एक्सेलेरेशन आपने सिस्टम का निकाला वही 4 kg के पास में होगा। नॉर्मल तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन बात इतने से मेरी बनेगी नहीं। मैं अभी 6 kg की भी एबीडी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि सवाल कराना मेरा पर्पस नहीं है, सवाल तो हो गया है, सिखाना पर्पस है ना भाई? दोनों में अंतर है। यहां तक लिख लिया? अच्छा, आप में से कितने लोग बनाना चाहेंगे 6 kg की एबीडी एक बार खुद से? कितने चाहेंगे कि सर हम एक बार कोशिश करेंगे? करो। करिए, ट्राई करिए, 6 kg के बीडी बनाने की कोशिश करें। केवल 6 kg वाला देखना है, 4 kg वाला ब्लॉक उसके लिए सराउंडिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। केवल 6 kg वाले ब्लॉक की बीडी देखनी है और 4 kg वाला ब्लॉक उसके लिए सराउंडिंग का काम करेगा। कितना? नहीं आएगा। एन निकालना है, एन तो 80 आएगा, माइनस नहीं आएगा। तुमने ऊपर नीचे कुछ, या तो साइन इन कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। एबीडी बनाओगे, नॉर्मल नीचे लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और उसका एक 6 kg का एमजी भी नीचे लगेगा। आ गया आंसर? कितना आया? 80 आ गया। 80 ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। 80 ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। हुआ? कितने लोग कर चुके हैं? कितने लोग 80 वेरीफाई हो गया? बहुत बढ़िया। तुम्हारा आया? इधर बेटा, तुम लोग का आया? इधर आया किसी का? नहीं आ रहा? हाँ, हाथ तो उठा था, देखा मैंने। आया तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, गलत हुआ कुछ। देखो मैं बताता हूं। सुनो, पहले तो एक काम करो ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 6 kg का। ऐसी लाइन बना लो तुम, ठीक ठीक है। और जो फोर्स सबसे आसान दिख रहा है पहले वो बना लो।
सबसे अब इधर देखो सामने 6G सबसे नीचे दिखाओगे, सबसे पहले सबसे नीचे कौन बना? 6G। अब बताओ इस वाले पे ऊपर की तरफ 200 न्यूटन लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले बताओ अच्छा ये दोनों फोर्सेस कितने लोगों ने बनाए थे? ठीक, बढ़िया। अब सुनो, अगर 6 kg वाले ब्लॉक को सिस्टम ले रहे हो तो 4 kg वाला क्या हुआ? सराउंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? अगर अब फिर इधर ध्यान दो, 6 kg ने 4 kg पे नॉर्मल दिया था ऊपर की तरफ, ये देखो बना हुआ है, कहां गया? दिखा 4 kg में? तो 4 kg वाला 6 kg को उसी नॉर्मल का रिएक्शन, पेन देखिए, पेन का इशारा देखिए, 4 kg वाला 6 kg को उसी फोर्स का रिएक्शन भी तो देगा। किधर देगा? ऊपर या नीचे? नीचे देगा ना, ये दिख गया ना नीचे। तो यहां नीचे आपको बनाना है एक नॉर्मल रिएक्शन। ये बनाया था, कितने लोगों ने बनाया था ये? हाँ, यहीं पे कमी हो गई। ठीक, समझ गए कि नहीं है? अब एक्सीलरेशन तो ऊपर ही की तरफ है, वो तो तुमने अभी अभी सॉल्व कर रखा है ना, उसको तो नोन डेटा में लो, नॉर्मल सॉल्व करना है। अब बोलो अगर एक्सीलरेशन ऊपर है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो 200 माइनस 6G माइनस N इज इक्वल टू 6 इंटू ए यानी कि 10। चलो अभी 6A लिखता हूं, अभी इधर डाटा रखूंगा तो 200 माइनस 60 माइनस N इज इक्वल टू 60। तो N बिना कैलकुलेशन के मैं 80 डाल दूंगा। समझ गए? हो गया? समझ आया? नॉर्मल रिएक्शन की कहानी समझ आई किस तरह से सवालों में घुसता है ये? जरा भी आप चूके गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज यहीं पे ही पढ़ा रहा हूं, मतलब यहीं पे रोक रहा हूं। तो जितना पढ़ाया समझ आया? बहुत बढ़िया। होमवर्क क्या है? रिवाइज करना है जितने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, सारे आप बिना देखे लगाओगे तभी सीख पाओगे बेटा। बिना देखे लगाइए और जो ना आए वो हमसे डिस्कस करिए। और एक हेडिंग डाल लो जरा, कोई भी एक दो लोग या सारे लोग डाल लीजिए, टेंशन फोर्स। और कल की क्लास गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि टेंशन में वो पढ़ाने वाला हूं जो तुम्हें किसी कोचिंग के कंटेंट में नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलेगा, इवन ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आइएगा जरूर। देखिए मैं लालच नहीं दे रहा तुमको कि सर लालच दे रहे हैं कि ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे। आप जब पढ़ोगे आप खुद ही देख लेना।